रजत दलाल का भी नहीं पता चल रहा कुछ आजकल। बॉडी बना रहा है कोई आया कट्टा मारा चला गया। इनके अंदर तो ऐसे अतीक अहमद भी है। दुबे जी का नहीं नाम लेंगे आप? फिर जेजे हॉस्पिटल में एक शूट आउट हुआ ब्रजेश सिंह का। आइडियलाइज करना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम को, भगत सिंह को, है ना, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को। ऐसे मोदी जी शादी नहीं की। मेलोनी, अन्ना मलाई, जैसे पवन कल्याण। वो रामायण में बिलीव नहीं करते। वो अमेजन प्राइम पे मूवी आई है आवेशम। मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी बहुत बड़ी कल्प्रिट है। बाकी भी 10 लाख लोगों का जो है भविष्य खराब होगा। उनको अपना देखना है कि पेपर बस किस तरह मिल जाए और हम नियम होने चाहिए ना कि आपके शरीर की चेकिंग हो, हर चीज की इधर उधर न जाओ, सशक्त हो। स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। नमस्ते न्यूज नॉनसेंस। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया, हो सकता है बातें इतनी एनर्जेटिक ना हो, ये हो सकता है इतनी एनर्जेटिक हो जाए कि माइक को सब तोड़ फूट जाए। तब फिर क्या हाल चाल है आप लोग का? थोड़ा तो लो फील कर रहा हूँ मैं। गर्मी थोड़ी ज्यादा थी तो पेट खराब था। ये तो टट्टी है। अभी तक हम लोग को क्या समस्या हो रही थी कि गर्मी पड़ रही है, अब बारिश हो गई तो उमस हो रही है। हम लोग जिंदगी ऐसी बीती जा रही है यार। फिर ठंडी आ जाएगी, कहेंगे ठंडी आ गई, कुछ काम नहीं हो रहा, प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है। ये हम लोग की जिंदगी कैसी हो गई कोरोना के बाद से यार। जब से बारिश हुई कीचड़ हो गया भाई। वो हम लोग की समस्या है ना भाई। वो हम दारागंज, मतलब जो हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसकी समस्या है कि वहां पे बारिश होती है तो ऐसे कार ऐसे ऐसे तैरने लगती है, कुछ भी है ना, नाव चल रही होती है। नहीं, लोकेलिटी की बात नहीं है। जैसे अब क्या है कि बहुत जो अच्छे अच्छे शहर है वहाँ भी वीडियोस आते हैं कि कार मेन होल के अंदर ही चली गई एकदम। बैंगलोर, दिल्ली का एक बहुत फेमस वीडियो था जिसमें वो कार एकदम ज़मीन के अंदर समा गई। तो लोग, बॉम्बे या दिल्ली का, उसमें लोग मीम बना रहे थे कि व्हेन आई गेट इनटू हर, व्हेन शी से इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड हर फर्स्ट टाइम बूम। अंदर जब गया। क्या चल रहा है आजकल सोसाइटी में? आजकल बहुत दिन से कट ऑफ हूँ मैं। रजत दलाल का भी नहीं पता चल रहा कुछ आजकल। बहुत रजत दलाल बोरिंग हो गई है लाइफ। जितना ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, गुजरात पुलिस के आओ बेटा, आओ बैठो तुम देख बार। यार मुझे लगता है उसको बेल मिल गई। फिर जेल में चला गया दूसरी धारा में, इम्पर्सनेशन में। वो किसी और राजस्थान के किसी एमपी का एमएलए का स्टिकर लगा के अपनी कार चला रहा था। तो गुजरात पुलिस ने पूछा कि आपने कोई, मतलब इसका ऑथराइजेशन है या आप क्या हैं वो? तो इस पे एक धारा बनती है, शायद गैर जमानती धारा है, जिसमें वो फिर वापस जेल में चला गया। कुल मिला के प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ गया कि आप भाई गुंडे ही कर रहे हो, दबंगी कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे बदमाश बन गए हो, तो बदमाशी रजत आपकी। दलाल गुजरात कैसे पहुंच गया? कुछ अपना वर्क प्रोजेक्ट होगा, कुछ वर्क रिलेटेड काम होगा। मुझे लगता है कि ये जितने भी ऑनलाइन बदमाश हैं, इनका क्या, यूपी बिहार के जो ऐसे एक्चुअल बदमाश हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि अब क्या है कि ये वही एनसीआर बेल्ट में दो लौंडों को लपड़ मार के सोचते हैं कि वाह यार मैं तो गैंगस्टर। बॉडी बना रहा है कोई आया कट्टा मारा चला गया। प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, फूल गए हैं, फिर कोई आदमी बदमाशी। मुझे क्या लगता है ओरिजिन कहाँ से हुआ? जो भी बेल्ट में, अभी एनसीआर बेल्ट में जो गुंडाई आजकल ऑनलाइन शुरू हुई है, क्या है कि यहाँ पे जैसे जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ, ठीक है, खूब पैसे मिले लोगों को जिनका ओनरशिप थी लैंड की, जो कीमत मान लो 10 लाख रही होगी तो उनको 50-50 लाख मिल गई। फिर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, है ना, उन्होंने अपने बड़े बड़े एमएनसीज आ गई, खूब ढेर सारे पीजी बन गए हैं। तो आजकल क्या, वहाँ मेरे कई दोस्त रहते हैं, मैं भी गया हूँ, तो बड़े बड़े कंपनियां हैं वहाँ पे, खूब लोग काम करते हैं, हजारों सैकड़ों लोग, ठीक है। वो लोग किराए पे घर ले लिए हैं। अब उनको क्या है, जो लैंड ओनर्स हैं, जो एनसीआर बेल्ट के, उनके पास हर महीने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आ रहा है बिना मेहनत किए, है ना। किसके पास आ रहा है? एनसीआर बेल्ट के पास जो ओनर है, जिनकी जमीनें थी, हाँ, जमीन के मालिक हैं, हाँ, जिनका अधिग्रहण हो गया, जहाँ पे कंपनीज आ गई, वो अपना पीजी खोल दी, किराए पे कमरा दे रहे हैं, मतलब 18 हजार का 2 BHK फ्लैट वहां उठ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से वहां पे हुआ ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी बहुत कुछ हुआ। इनके अंदर तो ऐसे अतीक अहमद भी हैं, कई लोग चले गए यार, मुख्तार अंसारी भी हैं। मुख्तार अंसारी चले गए, अतीक अहमद चले गए,
कुछ लोग दुबे जी का नहीं नाम लेंगे हाँ, आप? वो तो फूक गए ना, तो हवा में वो तो वातावरण में मिल गए। विसर्जित हो गए। बड़ी अच्छी किताब है बवाली कनपुरिया, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि विकास दुबे का कैसे बढ़ा है किंगडम। मुझे वो वाला क्लिप याद आती है, मतलब ये हंसने वाली चीज तो नहीं है, पर जब उसको पुलिस पकड़ती है कानपुर में शायद ना, उज्जैन में, तो कहता है मैं विकास दुबे कानपुर वाला है, पीछे देख हवालदार मारता चप, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, अंदर कार में। दरअसल उसका बाद उस पुलिस वाले का बाद में इंटरव्यू भी हुआ था, तो पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा वो गैंगस्टर और आप उसको चट से एक लपड़ मार दी? तो बोला कि जैसे भाई वो भी इतना बड़ा तो गैंगस्टर हुआ नहीं था उस समय, बस हाँ खबरें चल रही थी, तो उसने बोला कि मुझे आइडिया नहीं था कि ये विकास दुबे का मतलब ये है। तब में तो वैसे नहीं, बड़ा गैंगस्टर तो देखो था उस पूरे गांव में, वहां के लगभग कहते हैं कि 21-22 गांव में अगर उसने बोल दिया कि इस पार्टी को, इस प्रत्याशी को वोट देना है, तो वोट उसी प्रत्याशी को मिलता था। दबदबा तो उसका था। एक बार किसी को उसने एमएलए का शायद या कोई मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव था किसी लोकल बॉडी का, उसको थाने में घुस के गोली मार दिया था। गुंडा बदमाश तो था ही वो, लेकिन प्रशासन का सहयोग रहा हो कहीं ना कहीं। बड़े होने का पैरामीटर ये नहीं है। दरअसल यूपी और ये जो पूरे नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है, जैसे उत्तराखंड में राठी वाठी एक आध बड़े इस तरह के गैंगस्टर्स हैं जेल में हैं। अब इनके साथ क्या है कि ये इस तरह के ये अकेले नहीं हैं, है ना। और जैसे बिना पॉलिटिक्स के ये इनका करियर का ग्राफ ऊपर नहीं जा सकता, तो इनको पॉलिटिकल असिस्टेंस तो चाहिए ही। और दिक्कत ये है कि इस तरह के और भी बहुत हैं, जैसे विकास दुबे चलो 21 गांव बोल रहे हो, यूपी में ऐसे ऐसे वो हैं जो 6 बार से विधायक हैं, 4 बार से सांसद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो जो इस तरह के लोग हैं, तो भाई ये तो फिर विकास दुबे से कहीं मतलब 2-3 लेवल अप हैं। तो ये है कि भाई जिसका ऑलरेडी पॉलिटिकल पर्सोना स्ट्रांग है और किस जमाने में गैंगस्टर रहा है, जैसे ब्रजेश सिंह का लोग बहुत वो करते हैं कि मुख्तार अंसारी से उनकी जो काफ़ी लंबे समय तक क्लैश चला था, फिर जे हॉस्पिटल में एक शूट आउट हुआ ब्रजेश सिंह का, वो कहते हैं कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए किया। बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ ऑलरेडी इतने लोग हैं कि विकास दुबे को कोई मतलब। ब्रजेश सिंह अब कहाँ गए? ब्रजेश सिंह MLC हैं शायद इस समय, या घर का कोई आदमी है उसके, बनारस में ही है, सुरक्षित हैं। ऐसे ही एक है विजय मिश्रा भी तो हैं, वो तो जेल में है, भदोही के हैं ना शायद, वो जेल में इस समय। काफी उन्होंने भी मतलब उनके ऊपर भी काफी उन्होंने यूपी के CM पे बहुत एक्यूजेशंस लगाए थे कि ये मेरे जान के पीछे पड़े हैं और ये वो। इनका एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक बार मुलायम सिंह यादव की एक जनसभा थी और मायावती की सरकार थी, तो मायावती की सरकार की पुलिस जो है इनको ढूंढ रही थी, तो भागते भागते जनसभा में पहुंच गए और सीधे मंच पे चले गए। तो पुलिस इनको देखती रहेगी, करे यार ये तो मंच पे चढ़ गए, तो फिर पुलिस जो है देखती रह गई और वो मंच से ही बोले कि ये हमारे नेता हैं, हम इनको ले जा रहे हैं। फिर हेलीकॉप्टर में बैठा के लेते भी गए, मुलायम सिंह यादव ने उनको बैठा के लेते गए और पुलिस कुछ कर नहीं पाई। संरक्षण प्राप्त था नेताजी के राज में, कई लोगों को संरक्षण प्राप्त। इस तरह के जो नेता हैं अब इनके सामने कहाँ। विकास दुबे बड़ा गैंगस्टर है लेकिन था, पर अब इस तरह के लोग हैं तो फिर। अच्छा, मुझे लगता है समस्या क्या होती है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई है ना, जैसे अभी हम लोग और नाम ले रहे हैं, जब समस्या तब शुरू हो जाती है समाज में जब हम लोग जो यंग पॉपुलेशन है इनको आइडलाइज करने लगती है, इनके जैसा बनने की कोशिश करती है। जैसे अतीक अहमद है, तो अतीक अहमद के नाम पे कई फैन पेज चलते हैं, है ना, उनके नाम, उनकी फोटो होगी, इस पे कोटेशन रहेगा, बहुत मतलब एकदम कितनी मोटिवेटिंग, देश के लिए कितना बड़ा काम करके चले गए। जैसे कई लोग लॉरेंस बिश्नोई के लिए करते हैं, कई लोग अप्रोच हो सकता है कि हो सकता है वो कुछ अच्छा काम करता हो, बट मैं तो भाई जेल बंद गैंगस्टर ही मानता हूँ। तो उस पर कई लोग आइडलाइज कर देते हैं कि देश प्रेमी है, खालिस्तानियों को मार रहा है, या अमृतपाल को ही ले लो। लोग इनको जब आइडलाइज करने, भिंडार वाले को ले लो, तब मुझे लगता है समस्या है। आदमी बस सोशल मीडिया पे फैंडम के नाम पे अगर आइडलाइज करने लगेगा ऐसे लोगों को, तब हमारा समाज थोड़ा सा दिक्कत करेगा। आइडलाइज करना चाहिए APJ अब्दुल कलाम को, भगत सिंह को, है ना, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को, ऐसे लोगों को जिनको मतलब जिन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, देश के लिए काम किया है। मोदी जी को तुम नहीं बोलोगे? मोदी जी यार, मोदी जी शादी नहीं की अपने जीवन। मोदी शादी की है,
जीवन निभाए नहीं उस तरह ना, लेकिन इटली की 10x10 की बैटी भी तो है। कौन है? अच्छा, इटली की मेलोनी। एक इटली की 10x10 की बैटी है आजकल, जो बहुत इंटरनेट पे वायरल है, मेलोडी के नाम से हैशटैग चला रही है अपनी। हाँ, मेलोडी काफी, नहीं मेलोनी तो उनका नाम है, मेलोडी जो हैशटैग चलाई है वो। अच्छा, ऐसे बहुत लोगों को रियलाइजेशन में समय लग गया कि पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इनको इस बात का इल्म है, इस बात का सेंस है कि उनके नाम पे उन लोग को साथ में, उन दोनों का नाम साथ में रख के इतने सारे मीम कम्युनिटी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है कि ये मोदी मेलोनी और मेलोडी, बाद में वो जो दोनों ने साथ में हाय वाय करके, तो बड़ा वो ऋषि सुनक उनको जब ग्रीट करते हैं जिस तरह, तो बड़ा बैकग्राउंड में गाना बजाता है, ठुकरा के मेरा प्यार। अरे एक वैसे मीम था कि इंडियन पीएम्स एंड देयर लव फ्रॉम इटली। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अब और कोई तो ठीक है, सब अच्छे हैं, ठीक है। देश, वैसे शादी तो यार राहुल गांधी ने भी नहीं की। राहुल गांधी को लोग टैग देते हैं युवा नेता का। दरअसल क्या है कि अब हमने, जैसे हम ही मान लीजिए बचपन से हमने देखा अटल जी को, हमने देखा आडवाणी जी को, हमने देखा लालू, मुलायम, हमने देखा करुणानिधि, तो हमने इस तरह के लीडर्स को ही देखा जिनके घुटने जवाब दे चुके हैं या फिर जिनके घुटने जवाब देने वाले हैं, बाल सफ़ेद, बाल सर पे बाल नहीं। तो हमारे लिए 45 साल का आदमी भी यंग है। जैसे हमने उस समय बहुत ज़्यादा 25 साल 30 साल के यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में नहीं देखा है ना, कितने ही देखे होंगे ज़्यादा। एक प्रमोद महाजन मुझे नाम याद आता है, और एक आध ऐसे और नाम होंगे। उसके अलावा आप एक लंबी लिस्ट निकालो तो मुझे लगता है कि 50 साल का भी लीडर मिलना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए हमारे दिमाग में बना हुआ है कि जो, जैसे योगी अगर 42-43 साल के हैं, 45 के हैं, अखिलेश भी उसी एज ग्रुप के हैं और राहुल गांधी भी उसी एज ग्रुप के हैं, तो ये 3 लीडर्स एक एज ग्रुप के होने के बावजूद भी हमें युवा लगता है। खैर मुझे अच्छा लगता है कि तब भी युवा पॉलिटिशियन की संख्या बढ़ गई। जैसे इस बार चिराग पासवान आ गए, है ना, 41 साल के युवा हैं, और क्या। हाँ भाई, एकदम यंग। देखो ये भी आयरनी है कि 41 साल का युवा। नहीं होता क्या है, देखो मुझे जो समझ में आता है, हम लोग क्या, जैसे 25 साल मिनिमम एज है सिलेक्शन की, किसी आदमी को इलेक्शन कंटेस्ट, हाँ, सांसद बनने की किसी की मिनिमम आयु है 25 साल। जैसे अभी कौशाम्बी से इलेक्टेड है यंगेस्ट एमपी पुष्पेंद्र सरोज, जैसे अभी सिलेक्ट तो नहीं हो पाए, लेकिन जो साउथ में है तमिलनाडु में सूर्या, अन्नामलाई, जैसे पवन कल्याण, तो ये सब यंग पॉलिटिशियंस तो हैं। कंपैरिजन वाइज जो 60 साल 70 साल की पॉलिटिक्स जो चलती थी शरद पवार वाली, अब जो फेसेस आ रहे हैं, जैसे मुझे लगता है फैसिनेटिंग लगता है आज से 10 साल बाद योगी जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इधर के आपके साउथ के 3-4 रिप्रेजेंटेटिव जैसे सूर्या हो गए, अन्नामलाई हो गए, है ना, जैसे वो स्टालिन का बेटा, समझ गए ना। तो ये सब अपनी पॉलिटिक्स को, हमारे देश को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। स्टालिन कहाँ के नेता हैं? तमिलनाडु के। उन्होंने तो हिंदू विरोधी बयान दिया था एक बार को। नहीं, स्टालिन के पिताजी बहुत बड़े नेता थे क्या? हाँ। कौन थे? करुणानिधि। चश्मा लगाते थे, व्हील चेयर पे चलते थे, हिंदू थे यार। हाँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा। जैसे तमिलनाडु में और ये इवन साउथ इंडिया में जो द्रविडियन उससे आते हैं, सेक्ट शायद उसके लिए गलत शब्द होगा, द्रविडियन कम्युनिटी से आते हैं वो। और इसमें भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थिंक टैंक सोशल रिफॉर्मर पेरियार। तो जो पेरियार की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं, वो खुद को हिंदू तो नहीं कहते, वो रामायण में बिलीव नहीं करते, और इस तरह की जो सनातन ओरिएंटेड आइडियोलॉजी है इसको पूरी तरह अपोज करते हैं। तो इसीलिए करुणानिधि को, मतलब वो क्या थे, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या थी, ये मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन स्टालिन तो नाम से ही क्लियर है कि स्टालिन क्या है। जगन्नाथ है क्या? नहीं, जगनमोहन तो उधर, जगनमोहन भी है, जगनमोहन रेड्डी। अच्छा, YSR जो अभी इलेक्शन में हारा स्टेट असेंबली। अरे लेकिन देखो कैसी पॉलिटिक्स होती है। जो रेड्डी लोगों का, जो पार्टी का जो मुख्यालय बन रहा था वहां पे,
जो पवन कल्याण वाली पार्टी ने जो प्रशासन में आ गई तो उन्होंने तोड़वा दिया कि इंक्रोचमेंट है, एग्रीकल्चर लैंड पे ये लोग बनवा रहे हैं। दरअसल उधर भी बड़ा वो है, मतलब भले लोग कहते हैं कास्टिज्म नहीं है, पर जैसे रेड्डी हो गई, एक और बड़ी अच्छी कास्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो आंध्रा में बहुत वो है कि ये 2 कास्ट अपर हैं और जितने भी सीएम बनते हैं वो इसी कास्ट से बनते हैं आज तक जितने बने, और बाकी एक और कास्ट है वो शायद ओबीसी की है, ओबीसी कास्ट है, तो वो जैसे जो कर्नाटक स्टेटस में जो बीजेपी के सीएम थे, क्या नाम था उनका यार, जो अभी येदियुरप्पा, वो भी तो अभी तो बसवराज बोम्मई थे येदियुरप्पा कौन से उससे आते थे, कम्युनिटी से, बड़ी लिंगायत नहीं, येदियुरप्पा नहीं, बसवराज बोम्मई लिंगायत का था। अच्छा, शायद ये भी लिंगायत के थे क्योंकि बहुत ज्यादा होल्ड था इनका लिंगायत कम्युनिटी पे, लोग बहुत ज्यादा इसीलिए बीजेपी इसको उनको प्रमोट करती थी। अच्छा, साउथ से याद आया, अभी मैं अमेज़न प्राइम पे मूवी आई है आवेशम, कोई देखा उसकी? खूब मीम फहद फाजिल की बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने। मैंने बहुत दिन से इसको विश लिस्ट में डाल कर रखा है, देखा देखो नहीं। भाई, वर्थ इट, मतलब वन टाइम वॉच है, अच्छी वो मूवी एक्चुअली है। हिंदी में नहीं है ना, ये दिक्कत हाँ, थी, उसमें सबटाइटल है। इसलिए नहीं अच्छा, देखा। मूवी के बारे में मुझे तो एक चीज बड़ी अजीब लगी यार, उस मूवी में कई बार हिंदी रेफरेंसेस यूज किए गए, मतलब नॉर्थ ईस्ट को हिंदी बेल्ट बताया गया है, जैसे हम साउथ बोलते हैं ना, साउथ एज अ होल, वो मलयालम फिल्म है, मलयालम लैंग्वेज पे। उसमें एक आध बार जैसे कोई पब्लिक में जो फहद फाजिल कम्युनिटी में कहीं पे किसी गुंडों, मतलब उनके जो छोटे भाई टाइप के रहते हैं उनको बचाने जाते हैं, तो दूसरे गुंडे वाले पार्टी रहते हैं उसको मारते हैं, तो फिर वो अनाउंस करते हैं कि आज से मेरे भाइयों को कोई छुआ तो बहुत बुरा होगा। तो पहले वो कन्नड़ में बोलते हैं, फिर मलयालम में बोलते हैं, फिर कहते हैं हिंदी में बोलता हूँ, तो हिंदी बोलते ही और लोग कहते हैं अरे हिंदी छोड़ो, हिंदी जरूरत नहीं है, तो नहीं बोलते हैं। ऐसे 1-2 रेफरेंस दिए गए वहां पे, तो मुझे लगा कि जैसे उसके 2 बॉडी गार्ड टाइप के रहते हैं, जो फाइटर्स रहते हैं, जो हिंदी बिल्ड के रहते हैं, वो इसके चेले रहते हैं, समझ लो तुम्हारे फहद फाजिल के, उनको ये पालता है, लेकिन वो भाग जाते हैं, उनको बड़ा मार मारता है बाद में कि तुम लोग, मतलब तुमको मैं पाला हूँ, तुम लोग को मैं अपने संरक्षण में रखा हूँ, तुम लोग भाग कैसे गए? तो उन लोगों को हिंदी बेल्ट थोड़ा सा डेरोगेटेड। मुझे लगता है कि इस फिल्म से ज्यादा अगर फहद फाजिल की एक्टिंग में बात की जाए तो दैट विल बी बेटर। नहीं, वो एक्टिंग तो अच्छी, वो तो अलग टॉपिक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं ये देख के समझ में आया कि साउथ वाले भी कई हिंदी बेल्ट को कभी कभी कैसा देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे हम लोग कई बार डेरोगेटिव बोल देते हैं, इडली सांबर, है ना, तो ठीक है, हल्का फुल्का फन बैंटर तो चलता है, बस ये सीरियस ना हो कभी भी, ऐसा बट ना जाए देश कि वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, या हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो भाई। लेकिन जैसे जो अभी पेपर लीक हुआ एनटीए द्वारा, वो बहुत ही गलत था, ऐसे होना नहीं चाहिए था। देश की 2 मिनिस्ट्रीज हैं, एक तो शिक्षा, मतलब इसको ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, तो एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते हैं, दूसरी रेलवे मिनिस्ट्री। इन दोनों ही मंत्रालयों पे मुझे लगता है कि जितना प्रेशर है होना भी चाहिए भाई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मसला है, और रेलवे के लिए कहा जाता है कि भाई जैसे पहिए का आविष्कार को सबसे नेसेसरी इन्वेंशन माना जाता है, पहिया नहीं होता तो हमारा मूवमेंट वाज इम्पॉसिबल। आग को भी आग पहिया, तो अब ये क्या है कि रेलवे ना हो तो भाई मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, और भाई पढ़ाई ना हो तो पढ़ाई तो। भाई का क्वेश्चन है कि जो पेपर लीक हुआ अभी लेटेस्ट में सबसे वायरल हुआ है, नीट का जो पेपर आउट हुआ, और ऐसा एलिगेशन लगे हैं, और जो एनटीए ने कैंसिल कर दिया पेपर, वो कितना गलत था। एनटीए ने पेपर कैंसिल नहीं किया, ही तो समस्या है। एनटीए ने ही तो नेट का पेपर यूजीसी का नहीं किया, वो पीजी का कैंसिल किया है, जो जिसपे डॉक्टर, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनके मामा है, वो केजी नहीं, यूजीसी का भी तो रद्द हो गया, रद्द नहीं हुआ, जो भी नेट का भी रद्द हो गया भाई। यूजीसी का रद्द हो गया है, और नीट पीजी का रद्द हो गया है, लेकिन नीट यूजी का रद्द नहीं किया है, जिसका मेन प्रोपोगंडा, जिसकी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसमें 25 लाख लोग अपीयर किए हैं। बिहार में क्लियर पेपर आउट हुआ है, लोगों ने बयान दे दिया, स्टूडेंट्स ने। गुजरात का भी केस बहुत ही वर्स्ट है कि वहां पे लोग पेपर पा गए थे 1 दिन पहले 25 लाख रुपए में। मुझे लगता है कि इसमें एजेंसी बहुत बड़ी कल्परेट है, बहुत बड़ी, मतलब क्योंकि एक तो पता है गवर्नमेंट भी अब जैसे बहुत भयंकर कानून बना दिया, अभी हाल ही में देर रात वो कानून लागू भी हो गया बहुत जल्दी में, तो 10 हाँ, तो अब क्या है कि उसमें शायद 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल की जेल, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना, 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल।
अब लेकिन और नॉन वेरिएबल ऑफेंस। मुझे इसका एक और बड़ा, जैसे मैं कल ही सोच रहा था, मुझे इसका एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि यार देखो, जैसे यूपी बिहार है, नकल के लिए पहले से ही बदनाम है। अब यहाँ का इकोसिस्टम, चाहे वो नकल करवाने वाले हों या करने वाले हों, उनको आदत पड़ी है कि भाई खिड़की पे से आदमी पेपर चढ़ के पेपर पर्ची दे रहा है। अब ये जो सिस्टम है ये भाई गवर्नमेंट्स का बनाया हुआ है। अब लोग इसी एटीट्यूड के साथ पले बढ़े हैं, एक पूरी जनरेशन इसमें बढ़ी है कि नकल से काम हो जाएगा, है ना। तो जब 10th 12th जहाँ मतलब सवाल किसी की करियर का नहीं है, ये है कि भाई आप बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि असली बैटल तो उसके बाद चालू होता है। तो ये माइंडसेट कि भाई नकल से तो सारी चीज़ हो जाएगी, और प्लस कि भाई जिसने 8वीं 9वीं और फिर मेनली हाई स्कूल और 12th में इतनी नकल की है, वो तो फिर आगे कोशिश करेगा ही कि मेरे सेंटर पर मुझे अगर पेपर मिल जाए, मैं कुछ इसका अमाउंट दे दूँ, तो मेरे लिए तो भाई करियर सेट है। तो बाकी मतलब अगर हम वही पेपर, अगर जो स्टूडेंट बैठ रहा है वो नहीं चाहेगा कि उसको चाहिए, तो मिलेगा ही कहाँ से। मतलब उसमें लोग भी उतने बड़े कल्प्रेट हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई बाकी भी 10 लाख लोगों का जो है भविष्य खराब होगा। उनको अपना देखना है कि पेपर बस किस तरह मिल जाए और हम पास हो जाएं। होता क्या है कि भ्रष्टाचार जब तक सामने वाला कर रहा होता है, हम लोग को बहुत बुरा लगता है। जब आप भ्रष्टाचार में भागीदारी करने लगते हैं तो आपको मजा आने लगती है, या अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं यार ठीक है। जैसे लाइन में खड़े हो तुम, और कोई अगर पीछे से पैसे दे के या कुछ सिफारिश से आगे बढ़ गया, फिर ऑफिस के अंदर जाके काम करवा लिया, तुम उसको 10 गाली दोगे वहीं खड़े खड़े। और तुम अगर उसी पोजीशन में चले जाओ, तुम्हारा कोई जान पहचान का बंदा ऑफिस में बाबू है, तो तुम लाइन तोड़ के साइड से चले जाओगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पोजीशन यही है। जैसे आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है ना, या पेपर लीक हो रहा है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे मान लो कोई अंकल है, उनका बेटा थोड़े पैसे से ठीक ठाक है, 25-30 लाख रुपए के लिए बड़ी बात नहीं है, वो अपना जुगाड़ करके दे देंगे, अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी पा जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। पर वो बड़े लेवल पे ये छोटे जब इकट्ठे कई भ्रष्टाचार हो गए, लाखों लोग, क्योंकि यार सीटें तो हमारे पास गिनी चुनी है ना। मान लो 25 लाख लोग नीट यूजी के लिए अपीयर किए थे, मतलब बेचारे बच्चे जो, लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका ईयर वेस्ट हो गया, 2 साल 1 साल 1.5-3 लाख रुपए उनके माँ बाप ने फीस दी, है ना। ये बड़े लेवल पे जो प्रशासन है या फिर जो हमारा गवर्नमेंट है, उसको समझना चाहिए कि ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे पेपर लीक हुआ है। आपको ऐसा रिमार्क से बचना चाहिए। पहले आप जान तो लो, बच्चों का कष्ट तो समझ लो, है ना। जैसे इतनी बड़ी मशीनरी लगी है, तो वो भी स्वाभाविक सी बात है ना कि उसको सही से कराने में भी मतलब 2-4 हज़ार 10,000 लोग लगे हैं, है ना। तो अब वो रैंडम एकदम एक्यूजेशंस के बेसिस पे ये कह ही देंगे नहीं पेपर लीक हुआ है, ये भी टेक्निकली सही नहीं है। और हाँ, अगर वाकई हुआ है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट और एड्रेस करके उसका सोल्यूशन ना निकालें, वो भी गलत है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो पेपर रद्द हुआ ही हुआ, और भविष्य में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो पेपर पूरी तरह रद्द होना ही चाहिए। लेकिन क्या है कि अब जैसे ये, क्योंकि लेकिन जो उसमें जो भोग रहा है जो बच्चा, उसको मतलब उसकी भरपाई कैसे हो ना, उसकी कोई भरपाई ही नहीं है ना, कोई उसकी सुनवाई भी नहीं है। अब जैसे अभी नेट का एग्जाम था, नेट का एग्जाम लोग दूर दूर से देने, कोई बनारस से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से बनारस गया है, या कहीं दूसरी सिटी गया है, कानपुर गया है, लखनऊ गया है। अब उसने इतना पैसा खर्च किया, कोई लड़की है, उसके घर वालों ने किसी एक छुट्टी ली अपने ऑफिस से, पिता ने, वो उसको लेके गया वहाँ एग्जाम दिलाने, वहाँ पे 1 रात पहले पहुँच के होटल लेके रुका, अगले दिन पेपर दिलाया, फिर वापस आया। अब वो जितना उसका पैसा खर्च हुआ, मेहनत लगी, समय गया, व्यर्थ हुआ, वो तो उसका तो जीरो मतलब निकला ना। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, पिछले 6 महीने से रगड़ रहा है दिन रात, वापस शून्य पे आ माँ गया। सोच रही है बच्चा पढ़ते रहे, उसको दिक्कत ना हो, उससे काम ना करवाएं, कहाँ गया वो सब, बेकार हो गया, सब शून्य पे आ गया वापस से। मिडिल क्लास के लिए तो ये भी बहुत है कि भाई अगर वो ट्रैवल करके कहीं पेपर देने गया और वो भी उसका पैसा वेस्ट हो गया। खैर, बात को करते हैं कंक्लूड, क्योंकि बात ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक हम लोग जिसको 10 मिनट में समराइज नहीं होना नहीं चाहिए भाई। लेकिन ये पेपर लीक पे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, जो एजेंसीज हैं, ये तशरीफ पे चक्कू मार देना चाहिए उनको। मैं तो कहूंगा छोड़ जान दो, हाथ काट दो, ये हाथ मत काटो और गांड काट दो उनको। लेकिन यार कुछ सजा होनी चाहिए। मुझे बुरा लगता है यार, जो बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि
पटना चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, जयपुर चले जाओ, कानपुर, मतलब जहाँ कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चे आते हैं बेचारे, माँ बाप किसी तरह 5,000 रुपये तन काट के देते हैं कि यार मेरा बच्चा गया, मेरा बेटा ऑफिसर बने। मुझे लगता है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि इनको क्रॉस एग्जामिनेशन करे, है ना? आपको क्या मानना है? मेरा मानना है कि गलती कोई भी हो, छोटी से छोटी चीज पता चले तो ये नहीं कि ठीक है आप रद्द कराओ फिर से पेपर कराओ, नहीं। एक बार गलती हुई है उसकी उसको सजा मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा डर रहे उनपे, उस एजेंसी पे। जैसे उन्होंने अभी अभी जो नया एंटी पेपर लीक वाला नियम आया, उसमें एक नियम ये है कि अगर कोई भी पेपर रद्द होगा तो उसके जितनी पैसे की भरपाई होगी वो उस एजेंसी द्वारा ली जाएगी। सही बात होनी चाहिए। अरे एजेंसी बैठ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, एजेंसी कहाँ से पैसे देगी? एजेंसी बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी, फिर नई बॉडी बनेगी, फिर उसके लिए 1.5 साल हो गया, फिर बच्चे बैठे रहेंगे बेरोजगार जैसे बैठे हुए हैं। तो उसके लिए आपको डर पैदा करना पड़ेगा, वो नियम इतने ज्यादा सशक्त करने पड़ेंगे कि अब जैसे रिफाइनरी में जो काम करता है कोई, रिफाइनरी में जो काम करता है वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं होता, क्योंकि मोबाइल की रेस का डर होता है वहां पे कि इतने लाखों लीटर पेट्रोल है तो मोबाइल तक नहीं अलाउड है। तो वो स्ट्रिक्ट हुआ ना कि आपको मोबाइल किसी को भी, तो वैसे ही जैसे जहां पेपर बन रहा है उससे दूर दूर तक मोबाइल अलाउड ही ना हो। ईवीएम जिस तरह वो होती है, पढ़ा लिखा इंसान ही ना, जो पैकिंग करने जा रहा हो इतना पढ़ा लिखा इंसान ही ना हो कि क्वेश्चन पेपर पढ़ पाए, मतलब रट सके उसको। ये नहीं भाई पेपर लीक ऐसे तो होता होगा ना, बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, वही कह रहा हूँ। मैं भी, मुझे पता है कैसे बहुत leak होते सारे हैं, but मतलब ये सब नियम होने चाहिए ना कि आपके शरीर की चेकिंग हो, हर चीज की इधर उधर न जाओ, सशक्त हो और क्या। ओके, काफ़ी फ्रूटफुल सब्जेक्ट्स पे बात हुई आज, तो इसी के साथ इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे किसी और अगले पॉडकास्ट में ऐसी बातों के साथ। तब तक टाटा, गुड बाय, बाय बाय।